जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों, आज हम लोग 7 क्लास की आखिरी वीडियो चैप्टर 7 देखेंगे। इसमें हम लोग रेगिस्तान में जीवन को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। जहाँ यदि किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कृपया करके कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इसे आसान भाषा में समझाएं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशु एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चराने के लिए घास न हो एवं फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवित रहना कठिन होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इसमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ स्थान बर्फ की तरह ठंडा। ये विश्व के रेगिस्तान क्षेत्र हैं। रेगिस्तान मतलब ही होता है सूखा। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं, मतलब जलाती हुई धूप। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं, जहाँ जैसा तापमान होगा। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, वहाँ लोग कृषि के लिए बस जाते हैं। जहाँ उपयुक्त पानी मिलेगा वहीं तो कृषि होगी। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं। रेगिस्तान यह एक विशिष्ट प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च एवं निम्न ताप एवं विरल वनस्पतियां होती हैं। यह इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस स्थान पर विशेष अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान एवं विरल वनस्पतियां होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। गर्म रेगिस्तान सहारा। 2 मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, हाइलाइटर वाला। कौन सा करें? ग्रीन कर लेते हैं। ये सही है। चलिए, विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। पूछेगा सबसे बड़ा रेगिस्तान। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा का रेगिस्तान यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी 32.8 वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। कोई पूछेगा सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है, तो सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। ये देश हैं कौन कौन से? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा।
रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है। कैसा? रेत का। कुछ बजावा ना। परंतु मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है। बालू से हुआ ही नहीं वरन वहाँ बंजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उथित पहाड़ भी पाए जाते हैं, मतलब बड़े बड़े ऊंचे पठार। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से अधिक ऊंचे हैं, मतलब 25 मीटर से 2500 मीटर से भी ऊंचे हैं। चलिए, जितने चीज़ों को हम अंडरलाइन करें या हाईलाइट करें उसे कृपया करके कॉपी पर सभी लोग नोट कर लिया करें, ताकि दोबारा रिवीजन करने में दिक्कत या कोई परेशानी ना हो। आपको यह आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूरा हरा भरा था। आज का जो रेगिस्तान है कैसा था? आज का रेगिस्तान पूरा हरा भरा, मतलब पेड़ पौधे ये सब चीज थे। ये सारी चीजें हमें सहारा की गुफाओं से मिलती है। वहाँ ये थी, उस गुफा में जानवर के चित्र मिलते हैं, पेड़ पौधे, रंग बिरंग के जानवर के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र भी मिलते हैं। गुफाओं से प्राप्त चित्रों द्वारा यहाँ नदियाँ, मगर मतलब मगरमच्छ, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़ तथा बकरी सामान्य जानवर थे। परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया। यानी जहाँ पानी ही नहीं रहेगा, ना वहाँ खेती होगा, ना कोई पशु पक्षी वहाँ रह सकते हैं। सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे बड़ा तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यानी अब हिंदी में बता देते हैं थोड़ा। सबसे अधिक तापमान 1922 में 57 डिग्री 7 सेल्सियस दर्ज किया गया था। जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। अल्पकाल मतलब बहुत कम समय के लिए। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निम्न होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है, मतलब वाष्पित होना मतलब जल्दी से सूख जाना। दिन असहनीय रूप से गर्म होता है, मतलब दिन जितना गर्म होता है रातें उतनी ठंडी हो जाती हैं। दिन के समय का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इसके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी, रातें एकदम ठंडी तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता। मतलब जितनी गर्मी दिन में होती है उतनी ही रात में ठंडी हो जाती है। राजस्थान के इलाके में, सहारा के रेगिस्तान में। वनस्पति एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पति में कैक्टस, खजूर के पेड़। अब मैं थोड़ी सी भोजपुरी में बोलूंगी। वनस्पति एवं प्राणी जात में सहारा के रेगिस्तान वनस्पति में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पावल जाला।
यहाँ कुछ स्थान पर मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी पावल जाला। रउरा लोग बताई हमारे भोजपुरी वाला वीडियो ठीक लागल कि ई हिंदी में जौन बोलतनी उ वीडियो रउरा लोगन के पसंद आवता। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जाति एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जंतु है। मतलब यहाँ पर जवन जीव पावल जाला उ बा ऊंट बा, लकड़बग्घा बा, सियार बा, लोमड़ी बा, बिच्छू बा, सांप बा। ये सब विभिन्न मतलब रंग बिरंग के प्रजाति छिपकली भी वहाँ जीव जंतु के रूप में पावल जाला। वैज्ञानिकों को भी यहाँ की मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। मतलब इससे पता चलता है कि यहाँ पर मछलियाँ भी थी, तो समुद्र होगा या नदी होगी तभी तो मछलियाँ मिली होंगी। तो वैज्ञानिकों को मछली का कंकाल मिला है। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? ये है सहारा के रेगिस्तान में मरुधान। लोग सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इस समय बेदुइन एवं तुआरेंगे भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले के ये लोग क्या क्या पालते हैं उसके बारे में है। जनजाति है चलवासी जनजाति। ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े, पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से पेटी, जूते, पानी की बोतल के लिए चमड़ा प्राप्त होता है तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए किया जाता है। धूल की भरी आंधी एवं गर्म जलवायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। यहाँ पर इतना तेज मतलब हवा चलती है, यदि ये लोग भारी वस्त्र ना पहने तो वो कपड़ा इनके शरीर से उड़ जाएगा और उनका पूरा शरीर जल जाएगा। इसीलिए धूप से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि सहारा रेगिस्तान के लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं। हल्का वस्त्र नहीं पहनते जबकि भारी वस्त्र पहनते हैं। कुछ लोग यही सोच के हल्का वस्त्र का उत्तर लगाते हैं, जो कि सरासर गलत है। और ये तो एनसीईआरटी का प्रूफ है। सहारा में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। मतलब जल मिलने के कारण यहाँ पर लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ, सेम जैसी फसलें उगाई जाती है। मिस्र में उगने वाली फसल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वो मिस्र में क्या उगाया जाता है? कपास, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसे भी नोट करना है। मिस्र में उगने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पादन का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, क्या सबसे इम्पोर्टेंट, इसे नोट करना है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। मतलब यहाँ प्राप्त होते हैं। सहारा की संस्कृति जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिद के ऊंचे कांच की खिड़कियाँ, मस्जिद के
ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर मार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहा है, मतलब परिवर्तन ये सब चीज हो रहा है। तुआरेंगा लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। ये पर्यटक वो होता है जैसे हम लोग बाहर कहीं जाते हैं और वहाँ के स्थानीय लोग हम लोगों को वहाँ की जगह के बारे में बताते हैं और घुमाते हैं, उसे पर्यटक बोलते हैं। हम लोग जो जाते हैं तो हम लोग पर्यटक के रूप में हो गए उन लोगों के लिए। चलिए, आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। चलिए, के बा जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाता है। गर्त तभी बनता है जब हवा तेज बनती है और बहुत हल्के जो बालू होते हैं उसे उड़ा कर ले जाती है और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर पटक देती है, तो उससे गर्त का निर्माण होता है। छोटी पहाड़ी सी बन जाती है, जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है। गर्त मतलब मरुधान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। गर्त का मतलब तो वहाँ गर्त बनता है जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पे आ जाती है, मतलब जमीन में जो जल विलुप्त हो जाता है वो सतह के ऊपर आता है, जिससे फसलें जो होती है उपजाऊ हो जाता है, उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है। लोग इसके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें लगाते हैं। खजूर ज्यादातर गर्म होता है, इसीलिए गर्म इलाके में उसे उगाया जाता है। कभी कभी यह मरुधान असामान्य रूप से बड़े भी हो सकते हैं। मोरक्को में टैफिलाटेल मरुधान ऐसे ही एक विशाल मरुधान है। इसे अंडरलाइन। मोरक्को में टैफिलाटेल मरुधान ऐसे ही एक विशाल मरुधान है जो 13,000 वर्ग किलो क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए, अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं। लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा। ला का अर्थ क्या होता है? लद्दाख शब्द 2 शब्द से बनता है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा तथा दाख होता है देश। चलिए, पृथ्वी के सबसे बड़े ठंडे स्थान में से एक है ट्रांस में स्थित, इसे भी नोट करना है। ट्रांस लद्दाख में स्थित है। लद्दाख सबसे ठंडा जगह माना जाता है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख ठंडा रेगिस्तान, हाँ देखिए यहाँ ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। लद्दाख एवं ठंडे रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम श्रेणी एवं दक्षिण में जास्कर स्थित है। इसे कॉपी पर लिख लीजिएगा। उत्तर में काराकोरम, दक्षिण में जास्कर। लद्दाख में अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदी गहरी महाखंड गोर्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमालय हैं, जिसे ग्रैनी हिमालय। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लगभग काराकोरम में 8000 मीटर से अधिक पाई जाती है।
अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। शीतल मतलब ठंडा। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है। वायु परत कैसी होती है? पतली, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। मतलब सूर्य के द्वारा जो रोशनी आती है वो प्रकाश अत्यधिक उससे तीव्र मतलब तेज होता है, गर्मी ज्यादा लगता है उससे। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। कितना? 0 डिग्री ग्रीष्म ऋतु में। एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। दिन में कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है और रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। इसे ध्यान दीजिएगा। शीत ऋतु में यह बर्फीली ठंडी हो जाती है। बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है। पूछेगा हिमालय के कौन से क्षेत्र में है? वृष्टि छाया क्षेत्र। अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मतलब ना के बराबर। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। ये लद्दाख है। लद्दाख में क्या है? गिलगित है। लद्दाख के ऊपर सियाचिन हिमनद है और उसके नीचे है कारगिल है जो जिला दौरा है। लेह है, देहरा गोम्पास है, सियोक है और इधर साइड में पूर्व साइड में चीन को दिए दर्शा रहा है। देखिए बीच से ये सिंधु नदी है लद्दाख में ये जा रही है। इधर जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में जो जिला दर्रा दिख रहा है। इधर है नीचे हो जाएगा बड़ा लाचा दर्रा। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग है। हो गया आगे है। पहले इम्पोर्टेंट चीज को देख लेते हैं। लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसे हिम भूमि के नाम से जानते हैं। ये सीटेड में सीधे सीधे ये क्वेश्चन आया हुआ था। वो तो सीधे मतलब एनसीईआरटी से लाइन उठा के और सीटेड डाल देती है। उसमें पता ही नहीं चले, जिसने अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हो उसे पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन बना कहाँ से है, क्योंकि बीच से उठा के 2-3 स्टेटमेंट कहीं से भी डाल सकता है। कोई उसका पूछने का लिमिट नहीं है, कहीं भी बीच से उठा के डाल देगा। इसीलिए एनसीईआरटी पूरा पढ़ना होता है 6 से लेकर 8 तक, और ईवीएस में पढ़ना है 3 से लेकर 5 तक, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए अब हम लोग देखेंगे। मुश्किल से 10 डिग्री सेंटीमीटर प्रति वर्ष हर क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवर के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियां हैं। मतलब वहाँ क्योंकि बर्फीली इलाका है तो चारों तरफ तो बर्फ से ढका रहता है, कहाँ से घास मिलेगा जानवरों को चरने के लिए।
तो वहाँ छोटी इतनी घास कहीं कहीं मिलता है और झाड़ियाँ कहीं कहीं में मिलती है छोटी छोटी। घाटी में सरपत विलो नाम की लकड़ी से बैट बनाई जाती है। इसको इम्पोर्टेंस से देख लो, ऐसे कॉपी में भी नोट कर लेना। सरपट में विलो एवं पल्लर के उपवन देखे जा सकते हैं। बताए ना, विलो नाम की लकड़ी से क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं जो खिलाड़ी लोग यूज करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं, मतलब उधर बड़े होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। इसमें रॉबिन, रेड स्टॉट, तिब्बती स्नोक, रेवेन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी है। इसमें से कुछ प्राणी प्रवासी पक्षी है। प्रवासी मतलब समय के अनुसार, जैसे ज्यादा ठंडा गर्मी जहाँ है वहाँ के पक्षी उठ के और कहीं और चले गए, और ठंडे इलाके के पक्षी कहीं और चले गए, उसी को प्रवासी पक्षी कहते हैं। चलिए आगे। लद्दाख में पशुओं में जंगली बकरी, लद्दाख में पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। चांगपा जनजाति भी तो लद्दाख में ही रहती थी, जहाँ पर 5000 लोग ही रहते थे। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट वाला पहले देख लेते हैं। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है, मतलब विलुप्त होना, जो आज के डेट में बहुत ही कम जनसंख्या में हो गए हैं या नहीं के बराबर। इनका शिकार शहतूत नामक ऊन के लिए किया जाता है। किसके लिए? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चीरू एवं तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इनका शिकार शहतूत नामक ऊन के लिए किया जाता है, जो वजन में हल्का होते हैं तथा बहुत ही गर्म होते हैं, अत्यधिक गर्म। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। अभी हम बताए थे कि पेड़ के सबसे अच्छा बल्ला सरपत यानी विलो नाम की लकड़ी से बनाया जाता है। मोबाइल से वीडियो बनाने के कारण कहीं कहीं वर्ड्स को दोहराना पड़ जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कीजिएगा। लोग, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। चलिए, अधिकांश लोग मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। एशिया में जो निवास करते हैं ना, लद्दाख एवं तिब्बत एशिया में, वहीं के बारे में। वहाँ के ज़्यादातर लोग या तो मुसलमान हैं नहीं तो बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गौप के साथ स्थित हैं, मतलब वहाँ रहते हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से एवं लायायूर। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं
शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त करते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी हैं, मतलब मेहनती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती। देखिए, वे केवल घर में और खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकान भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है। सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जो जिला दर्रा से होते हुए कश्मीर से जोड़ता है। चलिए एक बार और से बता देते हैं। कश्मीर जो जिला दर्रा लेह को जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ती है। राजमार्ग 1 है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में जानते हैं? चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। ये है थिक्से मठ। देखिए, साफ तो नहीं दिख रहा। अच्छा, आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि इमेज को भी अच्छा से दिखा पाए हम। फ़ोन है, इसके कारण इसमें इमेज अच्छा नहीं दिख रहा। इसके लिए मतलब लैपटॉप ये सब चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, उसको तभी साफ दिखेगा। मोबाइल पर पूरा क्लियर नहीं दिख सकता है। चलिए आगे देखते हैं। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग ला, बड़ा लाचा ला, गुनगा लाचा ला एवं टांगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है। कब से कब तक? जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटाया जाता है। मतलब ऐसी जमीन को खाली किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो ठंडे के मौसम में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। ये रहा बड़ा लाचाला। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है, मतलब जो यहाँ पर घूमने जाते हैं लोग ही हैं। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं, मतलब घूमने के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, देखिए कौन कौन सी जनजाति पाए जाते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठान को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटन का आकर्षण है। वाह, कितनी सुंदर से ये लोग सजी हुई हैं और कपड़े भी पहने हुए हैं। ये गोपा दर्शन, घास के मैदान व हिमनद, मतलब वहाँ के घास के मैदान, ये सब वहाँ के आकर्षित करने वाली है। उत्सवों एवं अनुष्ठान को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटन का आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीख लिया है। यानी जो जहाँ रहता है उसमें ढल जाता है। तो वहाँ के लोगों ने भी अपने आप को वहाँ के मुताबिक बना लिया है, यानी समन्वय कर लिया है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधन की कमी के कारण ये आवश्यकताएं एवं मितव्ययिता से ही इसका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। व्यर्थ करना मतलब बर्बाद करना। चलिए, आज से क्लास 7 का चैप्टर खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग क्लास 8 और उसके आगे देखेंगे। या तो आप लोग अपने अनुसार सलाह दीजिएगा क्लास 8 का चैप्टर शुरू करें
या मतलब एक पीछे बचा हुआ है क्लास 6 का, सोच रहे हैं कि पहले 7 से स्टार्ट किए हैं तो 12 पर ले जानकर ख़त्म कर दें। बाकी आप लोग अपनी राय दीजिएगा। इसके बाद मैंने तो सोचा है कि मतलब क्लास 7 ख़त्म हो गया, अब इसका प्ले लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद क्लास 8 से लेकर 12 तक पहले ख़त्म कर लें सारे चैप्टर, उसके बाद 6 पे जाएं। ठीक है, आप लोग अपने अनुसार राय दीजिएगा। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।